बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइटम एनालिसिस। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम आइटम एनालिसिस क्यों करते हैं। हम टेस्ट इसलिए लेते हैं कि हम स्टूडेंट्स का लर्निंग अचीवमेंट लेवल जो है उसको मेजर कर सकें, और हम टेस्ट को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं ये लर्निंग अचीवमेंट लेवल मेजर करने के लिए। और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस या टेस्ट आइटम्स जो हैं वो इस टेस्ट में यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। तो जब भी किसी टेस्ट के रिज़ल्ट्स हमारे पास आते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट के आइटम्स ने कितना इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट्स का लर्निंग अचीवमेंट लेवल जो है उसको मेजर किया। और हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये टेस्ट आइटम्स जो थे ये कितने यूज़फुल थे, और अगर वो यूज़फुल नहीं थे तो फिर हम ये पता करने के बाद हम या तो उनको इम्प्रूव करते हैं या फिर हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम अपना इंस्ट्रूमेंट जो कि टेस्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो और इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट को मेजर कर सके, हम उस टेस्ट के आइटम्स का एनालिसिस करते हैं जब हम उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर लेते हैं और हमारे पास स्टूडेंट के स्कोर्स का डेटा आ जाता है। अब हम आइटम एनालिसिस को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। उस टेबल में एक टेस्ट आइटम का डेटा गिवन है, और ये जो टेस्ट आइटम है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं A, B, C और D। और हमने जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स का डेटा है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक हाई स्कोरिंग ग्रुप है जिसको लेटर H से डिनोट किया गया है, दूसरा लो स्कोरिंग ग्रुप है जो लेटर L से डिनोट किया हुआ है। अगर हम इसमें इस टेबल में जाके इसको डिटेल में देखें तो हाई स्कोरिंग ग्रुप जो है उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही लो स्कोरिंग ग्रुप में भी 20 स्टूडेंट्स हैं। हम ये हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग ग्रुप्स को बनाते किस तरह से हैं। जब हमारे पास स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स का डेटा आता है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हम सबसे कम मार्क्स जिस स्टूडेंट ने लिए हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और हम मार्क्स इंक्रीजिंग करते हुए हम बिल्कुल उस तरफ ले जाते हैं। आखिर में हम उस बच्चे के मार्क्स लिखते हैं जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ होता है। तो इस तरह से अगर 40 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास है तो सबसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स से स्टार्ट करते हुए हम सबसे आखिर में जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होता है उसके मार्क्स लिखते हैं। और फिर जो फर्स्ट 20 उसमें से स्टूडेंट्स हैं वो लो स्कोरिंग ग्रुप में आ जाएंगे, उनको लो स्कोरिंग ग्रुप कहा जाएगा, और जो लास्ट 20 होंगे उनको हाई स्कोरिंग ग्रुप कहा जाएगा। तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग ग्रुप पे 3 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है, 10 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर भी है उसको सिलेक्ट किया है, 4 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी, और 3 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है। लो स्कोरिंग ग्रुप में 4 ने ए को किया है, 4 ने राइट आंसर दिया है, 8 ने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है, 4 ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम आइटम एनालिसिस में फाइंड करते हैं, और हर आइटम को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें उसका आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स फाइंड करना होता है जिसको लेटर P से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है P = H + L/N।
अब हम टेबल में से देखेंगे कि एच क्या है और एल क्या है। एच ये है कि हाई स्कोरिंग ग्रुप में से कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि राइट आंसर जो हाई स्कोरिंग ग्रुप में है वो 10 स्टूडेंट्स ने दिया है। तो एच जो है वो हमारा 10 है। और लो स्कोरिंग ग्रुप से कितने लोगों ने इस आइटम को सही किया है, वो है 4। तो वो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इस तरह से जब हम 10 + 4 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो ये 14/40 यानी 0.35 आएगा। P या आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स 0.35 आने के बाद अब हम ये राइट साइड पे जो टेबल नज़र आ रहा है ये उसकी डिफरेंट आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स की वैल्यूज़ और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो दी गई है। अब हम देखते हैं कि ये 0.35 का आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 0.35 इस सेकंड वाली रो में फॉल करता है 0.3 से लेके 0.4 तक। और ये जो आइटम होता है जिसका आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स 0.3 से 0.4 तक आता है, ये नॉर्मली इसको डिफ़िकल्ट आइटम कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 0.35 का मतलब ये है कि सिर्फ 35% स्टूडेंट्स ने टोटल जो स्टूडेंट्स थे उसमें से इस आइटम को करेक्ट जो है वो सही किया है। तो ये एक डिफ़िकल्ट आइटम है। अगर ये 0.3 से भी कम हो, जैसे कि यहाँ पे इस टेबल में नज़र आ रहा है, तो ये मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है। बाकी इसके डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ और उससे रिलेटेड उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस सेकंड टेबल में हमें नज़र आ रही है। तो ये आइटम एक डिफ़िकल्ट आइटम के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे इसका आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, जिसके लिए लेटर डी जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसका फार्मूला ये है D = H - L डिवाइडेड बाय N/2। अगेन जो है वो H और L जो है वो हम वही यूज़ करेंगे। H is 10 एंड L is 4 और N/2 इस दफ़ा हम N को हाफ कर लेंगे। तो N/2 दैट इज़ 40/2 विच इज़ 20। तो इस तरह से 6/20 आया और इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है वो 0.3 आ रहा है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का टेबल भी हमें यहाँ राइट साइड पे नज़र आ रहा है और हम चेक करते हैं कि 0.3 इसमें कहाँ पे फॉल करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहली रो में ही 0.3 फॉल कर रहा है और 0.3 या ग्रेटर दैन 0.3 ये जो है अगर किसी आइटम का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स 0.3 या उससे ज़्यादा हो तो उसको एक अच्छा आइटम कंसिडर किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से ये आइटम जो है ये अच्छा आइटम है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ अगर आप इस टेबल में देखें तो हाई स्कोरिंग ग्रुप में ज़्यादा बच्चों ने सही आंसर को सिलेक्ट किया है और लो स्कोरिंग ग्रुप में कम स्टूडेंट्स ने इस आइटम को सही मार्क किया है। तो अगर ऐसा हो कि आइटम डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो हाई स्कोरिंग ग्रुप और लो स्कोरिंग ग्रुप के बच्चों में, तो उस केस में ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्रुप में से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने सही आंसर को मार्क किया होगा और लो स्कोरिंग में कम बच्चों ने सही जो उसका ऑप्शन है उसको मार्क किया होगा। तो अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आइटम में डिस्क्रिमिनेट करने की पावर ज़्यादा है और अगर ये डिफरेंस कम है तो फिर ये इसकी आइटम की डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स उसका कम आता है। और अगर कहीं ऐसा हो कि जो हाई स्कोरिंग ग्रुप है उसमें कम बच्चे जो हैं वो सही आंसर को मार्क कर रहे हों और लो स्कोरिंग में ज़्यादा कर रहे हों, तो उस सूरत में आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स नेगेटिव आ जाता है। और अगर ऐसा हो कि आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स नेगेटिव आ जाए तो फिर हम उस आइटम को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है
और इसका मतलब है कि इस आइटम में कोई मेजर फॉल्ट है जिसकी वजह से ये नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। और जो बच्चे जो लो स्कोरिंग ग्रुप के बच्चे हैं वो उस आइटम को सही कर रहे हैं, और जो हाई स्कोरिंग वाले बच्चे हैं वो इस आइटम को गलत कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव आएगा, जैसे कि इस टेबल में भी नज़र आ रहा है कि अगर पॉइंट 1 से नीचे आए तो वो पुअर आइटम होगा और उसको या रिजेक्ट किया जाएगा या रिवाइज किया जाएगा। लेकिन इससे नीचे अगर नेगेटिव में जाए तो उस आइटम को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम एक दूसरी एग्जांपल में यही चीज़ें जो है उनको दोबारा से देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि टोटल जो इसमें स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं। 15 उसमें से हाई स्कोरिंग ग्रुप में है, 15 उसमें से लो स्कोरिंग ग्रुप में है। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। 11 स्टूडेंट्स हाई स्कोरिंग ग्रुप में से ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर रहे हैं, और 7 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने लो स्कोरिंग ग्रुप में से इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो अगर हम इसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स देखते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। H जो है वो 11 होगा और L जो है वो 7 होगा। सो 11 plus 7 divided by 30, that is 18/30, and the value of item difficulty index is 0.6। तो 0.6 का मतलब है कि 60% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये आइटम जो है उसको सही किया है। और अब अगर हम इसको टेबल में जाके देखें तो 0.6 यहाँ पे थर्ड रो में फॉल कर रहा है, और 0.4 से 0.6 का मतलब है कि ये मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है, यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये एक नॉर्मल आइटम है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में जाके हम देखें तो ये 11 - 7 over 30/2, 4/15, एंड इट्स वैल्यू इज़ 0.27। अब 0.27 को हम आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के टेबल में देखते हैं तो ये सेकंड रो में जो है वो फॉल कर रहा है, जो 0.2 से 0.29 तक है। तो ये 0.27 इस सेकंड रो में फॉल करेगा, और इसमें हम देखते हैं कि ये एक रीज़नेबली गुड आइटम है, लेकिन इसको हम इम्प्रूव फर्दर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है वो 0.3 या उससे ज़्यादा हो तो वो एक आइडियल सिचुएशन है, वो एक गुड आइटम होता है। लेकिन ये 0.27 उसके क्लोज़ है। हम उस आइटम को फर्दर जो है वो देखेंगे, और अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको हम इम्प्रूवमेंट उसमें करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो अब हम एक एक डिस्ट्रैक्टर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रैक्टर ए जो हमने दिया था, उसमें हाई स्कोरिंग ग्रुप में सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसको सिलेक्ट किया है, और लो स्कोरिंग ग्रुप में से 2 स्टूडेंट्स ने उसको सिलेक्ट किया है। तो अगर ऐसा हो कि जो हमारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं उसमें हाई स्कोरिंग ग्रुप में से कम स्टूडेंट्स उसको सिलेक्ट करें, और लो स्कोरिंग जो ग्रुप है उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको सिलेक्ट करें, तो वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्टर होता है वो डिस्ट्रैक्टर जो है वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर कंसिडर किया जाता है। और इसका अगर हम इस डिस्ट्रैक्टर का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स चेक करें, यानी 1 और 2 को यूज़ करके, तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिवली जो है वो डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो डिस्ट्रैक्टर्स का मकसद ही ये है कि वो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करें। तो अगर डिस्ट्रैक्टर्स नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हों तो इसका मतलब है कि वो अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स हैं। लेकिन फर्दर हम ये भी देखेंगे कि उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो एक तो ये कि डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, और जो कीड आंसर है उसको पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए जो डिस्ट्रैक्टर ए है वो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्योंकि लो स्कोरिंग ग्रुप से ज़्यादा बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है, इसको सिलेक्ट किया है।
तो हम आइटम जो हम ये वाला आइटम है उसमें हम डिस्ट्रैक्टर ए को हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर भी, और अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहें, उसका लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज़ करना चाहें, तो हम फर्दर उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है। बी जो है, इसमें किसी ने ना हाई स्कोरिंग ग्रुप से अटेम्प्ट किया है ना लो स्कोरिंग ग्रुप से, तो बी जो है वो एक डेडवुड आइटम, डेडवुड डिस्ट्रैक्टर है, जो कि जो कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों को पता है कि बी तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्ट्रैक्टर है ये बिल्कुल फजूल है, इसको हमें नेक्स्ट टाइम इस आइटम में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसने बिल्कुल ना तो डिस्क्रिमिनेट किया है ना ट्रैक किया है किसी भी दोनों में से किसी भी ग्रुप को। तो ये बिल्कुल यूज़लेस डिस्ट्रैक्टर है। उसके बाद हम डी पे जाके देखते हैं, तो डी में हमें अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है, हाई स्कोरिंग में 3 और लो स्कोरिंग में 6। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर है, तो ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, और इसको हम नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस आइटम में सबसे पहले इसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स देखा है, वो एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट ये आइटम है, और उसके साथ जो इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है वो 0.27 है, जो कि एक रीज़नेबल है। तो इसका मतलब है कि आइटम के डिफ़िकल्टी इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इसको फर्दर जो है वो इसका एनालिसिस करने के लिए हमने इसके डिस्ट्रैक्टर्स को देखा, और हमें ये पता चला कि बी जो है वो बिल्कुल यूज़लेस है डिस्ट्रैक्टर, उसको हमें डिस्कार्ड करना होगा, और डी जो है वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर है। ए भी नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लेकिन थोड़ा सा वीक है, हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस के बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं, और हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसमें हम उसको उस आइटम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरह से उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में जो हमें टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल में आपको टोटल 28 स्टूडेंट्स का डाटा नज़र आ रहा है। तो ये भी एक एमसीक्यू आइटम है, और इसमें भी 4 ही ऑप्शंस दिए गए, और उसमें से ए जो है वो करेक्ट आंसर है, और बाकी जो बी सी और डी हैं ये उसके डिस्ट्रैक्टर्स हैं। तो हाई स्कोरिंग ग्रुप में से 4 बच्चों ने इसको सही किया है, और लो स्कोरिंग में से एक ने किया है, और इसी तरह से जो डिफरेंट डिस्ट्रैक्टर्स हैं उस पे कितने कितने बच्चों ने उसको ऑप्ट किया है वो भी हमें इस टेबल में नज़र आ रहा है। इसका आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है वो बिल्कुल उसी फार्मूला से जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू 0.18 आ रही है। तो इसको हम आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स के टेबल में जब जाके देखते हैं तो ये हमें इसकी सबसे फर्स्ट रो में हम देखते हैं 0.3 से लेस जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट है। तो ये जो है ये 0.18, ये 0.3 से कम है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 0.18 का मतलब है कि 18% स्टूडेंट्स ने इसको क्रैक किया है। तो टोटल में से अगर 18% जो है उन्होंने सही किया है, तो इसका मतलब है कि ये डिफ़िकल्ट आइटम है और मोस्ट डिफ़िकल्ट है। और इसका आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जब हम फाइंड करते हैं बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ करते हुए, तो वो आ रहा है 0.21। जब हम 0.21 को आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के टेबल में देखते हैं तो वो हमें सेकंड रो में नज़र आता है। ये इंटरवल है 0.2 से 0.29 का, इसमें ये फॉल करेगा 0.21, और ये एक रीज़नेबली गुड जो है वो आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन जब हम दोनों चीज़ों को देखते हैं कि इसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है वो बहुत ही हाई है, और इसका इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रीज़नेबल लेवल पे है, तो हम फर्दर उसके डिस्ट्रैक्टर्स को देखते हैं कि वहाँ हमें किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले डिस्ट्रैक्टर बी को चेक करते हैं। तो डिस्ट्रैक्टर बी में हाई स्कोरिंग ग्रुप में से सिर्फ एक स्टूडेंट जो है उसने इसको ऑप्ट किया है,
उसने इसको सिलेक्ट किया है, और लो स्कोरिंग ग्रुप जो है उसमें से 7 स्टूडेंट्स ने इसको सिलेक्ट किया है। तो अगर हम इसका इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा और उसकी वैल्यू भी काफ़ी हाई आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रैक्टर बी है वो एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर है, ये नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और इसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी डिफरेंस है इसमें जो हाई स्कोरिंग में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू लो स्कोरिंग ग्रुप। तो बी डिस्ट्रैक्टर बी एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर है। लेकिन जब हम डिस्ट्रैक्टर सी पे जाते हैं तो वहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हाई स्कोरिंग ग्रुप जो है उसमें से 5 स्टूडेंट्स ने इसको सिलेक्ट किया है और लो स्कोरिंग में से 3 को किया है। यानी जो लो स्कोरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं और हाई स्कोरिंग से ज़्यादा हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्टर है ये पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इसको अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फाइंड करेंगे तो वो जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो डिस्ट्रैक्टर्स का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि उनका मकसद ही नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करना है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रैक्टर जो है इसमें फॉल्ट है। तो अब हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए या हमें इसको डिस्कार्ड करके इसकी जगह नया डिस्ट्रैक्टर लाना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही जब हम डिस्ट्रैक्टर डी को देखते हैं तो उसमें भी जो है वो आपको हाई स्कोरिंग में ज़्यादा स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं और लो में कम आ रहे हैं। तो ये भी पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा। तो इसको भी या तो हमें इम्प्रूव करना चाहिए या इसको भी हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और इस एग्ज़ाम्पल में अब हमें स्क्रीन पे एक और टेबल नज़र आ रहा है और इस टेबल में इस दफ़ा 30 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है। उन 30 स्टूडेंट्स में 15 जो है वो हाई स्कोरिंग में है और 15 स्टूडेंट्स जो है वो लो स्कोरिंग ग्रुप में आ रहे हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जिसको हाई स्कोरिंग ग्रुप से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने जो है सेलेक्ट किया है और लो स्कोरिंग ग्रुप से 10 स्टूडेंट्स ने उसको सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स देखते हैं और इसकी वैल्यू आ रही है 0.47। तो 0.47 का मतलब है 47% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है और ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड रो में ये फॉल करेगा 0.4 से लेके 0.6 तक। और ये है मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, मतलब कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक मॉडरेट लेवल का ये आइटम है। तो इसका इंडेक्स डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है वो एक मुनासिब लेवल पे है। अब इसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जब हम देखते हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, -0.4 आ रहा है, क्योंकि जो हाई स्कोरिंग ग्रुप है उसमें से कम बच्चों ने सही किया है और लो स्कोरिंग से ज़्यादा ने सही किया है। तो अगर ऐसा हो कि हमारा जो कीड आंसर है, जो हमारी जो राइट आंसर है, उसमें इस तरह की सिचुएशन हो कि हाई स्कोरिंग में से कम स्टूडेंट्स उसको सेलेक्ट कर रहे हों, लो से ज़्यादा कर रहे हों, तो इस केस में आइटम जो है वो डिस्क्रिमिनेट नेगेटिवली करना शुरू कर रहा है। तो इस तरह के आइटम्स को हमें डिस्कार्ड करना होता है। अगर कोई आइटम जो है वो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करे, यानी उसका कीड आंसर जो है वो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट करे, तो हमें उस आइटम को चेंज करना होता है। हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और हम उसकी जगह अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसके जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी देखें, क्योंकि इस आइटम को हम पूरी तरह से ही डिस्कार्ड कर देंगे। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि जैसे इन सारे एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो इवन थे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल में 40 थे, एक में 30 थे, एक में 28 थे। तो उसमें हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग ग्रुप जो है उसमें दोनों में हाफ हाफ हमने डिवाइड किए हुए, एक में 20-20 आ गए, फिर 30 थे तो उसमें 15-15 आ गए। तो अगर इनके इसके हमारे पास जो है वो ऑड नंबर में स्टूडेंट्स हों टोटल,
जैसे कि 30 की बजाय 29 हो, तो उसमें जो है वो फिर एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स आ जाएंगे और दूसरे ग्रुप में 14 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब हम फर्दर जाके इसमें देखते हैं कि अगर कोई आइटम जो है उसको हमने उसमें आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स भी देख लिया है और आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स भी देख लिया है। फर्दर हमने उसके जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी एनालाइज कर लिया है। तो क्या हमें कुछ और भी उसमें देखने की ज़रूरत है और या फिर ये काफ़ी है? तो हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि उसमें हम फर्दर उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आपको स्क्रीन के ऊपर एक टर्म नज़र आ रही है मिस कीइंग की। और मिस कीइंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा आ जाए और उसमें हम ये उसका एनालिसिस कर रहे हों और हमें ये पता चले कि जो हाई स्कोरिंग ग्रुप है, आप इस टेबल में देखिए, हाई स्कोरिंग ग्रुप में इस आइटम का जो टेबल है यहाँ राइट साइड पे बॉटम में नज़र आ रहा है, इसमें जो राइट आंसर है वो डी है और हाई स्कोरिंग ग्रुप में से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है, जबकि ऑप्शन सी जो है उसको 11 स्टूडेंट्स हाई स्कोरिंग ग्रुप में से सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम सिर्फ हाई स्कोरिंग ग्रुप को देख रहे हैं। ये जो हाई स्कोरिंग ग्रुप है ये कलर्ड में आपको नज़र आ रहा है। तो हाई स्कोरिंग ग्रुप में से अगर जो करेक्ट आंसर है उसको कम स्टूडेंट्स सेलेक्ट करें और उसके बदले किसी डिस्ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा तादाद में सिलेक्ट करें, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो आइटम है ये मिसकीड हो, इसमें मिसकीइंग हो। मिसकीड का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो इसका सही आंसर होना चाहिए उसकी बजाय गलती से जो गलत एक आंसर है या जो कि डिस्ट्रैक्टर है उसको जो है वो गलती से कीड आंसर के तौर पर दे दिया गया हो। जैसे कि एक एग्जांपल भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून। तो ये सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहला शख्स था जो कि मून पे गया था। तो इसका सही आंसर तो सी होना चाहिए और जो कि 11 स्टूडेंट्स हाई स्कोरिंग ग्रुप से उसको सिलेक्ट कर भी रहे हैं, लेकिन गलती से किसी भी तरह की ये गलती हो सकती है। ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी को मार्क कर दिया गया है। तो अगर कहीं ऐसा हो कि जब हम डाटा एनालाइज कर रहे हो तो हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो हमें उस आइटम को फर्दर जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका जो सही आंसर है वो जो सही ऑप्शन है वो गलत मार्क कर दिया गया हो, सही सी की बजाय डी हमने कर दिया गलती से मार्क। तो ये इसको हमें इसमें एक पॉसिबल मिसकीइंग होती है, तो उसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बाकी उसका आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स और डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस, ये सब करने के बाद हमें इसमें मिसकीइंग का एलिमेंट अगर कहीं पे नज़र आ रहा हो तो हमें ये भी चेक करना होता है। नेक्स्ट जो है वो अब इसमें एक एलिमेंट होता है गेसिंग का। तो हम किस तरह से चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस आइटम को गैस वर्क से किया है या ये आइटम जो है वो वैसे उन्होंने अपने नॉलेज के बेसिस पे किया है। तो इसमें नीचे हमें एक टेबल नज़र आ रहा है। उस टेबल में जब हम देखते हैं तो हाई स्कोरिंग ग्रुप, जब हमें मिसकीइंग देखनी हो या हमें गैसिंग देखना हो तो हम सिर्फ हाई स्कोरिंग ग्रुप को यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको इस टेबल में हाई स्कोरिंग ग्रुप जो है वो कलर्ड में नज़र आ रहा है। इसमें लो स्कोरिंग ग्रुप को हमने यूज़ नहीं किया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्कैटर्ड जो है वो आपको रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है कि हाई स्कोरिंग ग्रुप में आपको सारे ऑप्शंस पे तकरीबन एक जैसे लोगों ने उसको अटैम्प्ट किया है। जैसे
4 ने ऑप्शन ए को किया है, 3 ने ऑप्शन बी को, 4 ने ऑप्शन सी को, 4 ने ऑप्शन डी को। तो एक इक्वल जो है वो रिस्पॉन्स आपको सारे जो चॉइसेस हैं उनके ऊपर आपको हाई स्कोरिंग ग्रुप में नज़र आ रहा है। तो अगर इस तरह का केस हो तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये गेस वर्क से इस आइटम को अटैम्प्ट किया है। तो अब उसकी कुछ वजह हो सकती हैं, और ये हो सकता है कि ये जो आइटम है ये क्लास में कवर ना किया गया हो, या बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, आउट ऑफ द कोर्स हो। तो इस तरह जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो वो उसको गैस वर्क से कर रहे हों, या ये बहुत ही ट्रिवियल किस्म का जो है वो आइटम हो, और उसको जो है वो स्टूडेंट्स हाई स्कोरिंग ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको से उसका जो सही ऑप्शन है उसको जो है वो सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हों। तो अगर इस तरह का आपको पैटर्न नज़र आएगा तो फिर आप वापस उस आइटम को रिवाइज़ करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि जिस वजह से ये ऐसा हुआ है कि हाई स्कोरिंग ग्रुप को भी इसको गैस वर्क से करना पड़ा है, और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट एग्जांपल जो है उसमें आपको एक टर्म नज़र आ रही है एम्बिग्विटी की। एम्बिग्विटी इस तरह से होती है, सबसे पहले हम टेबल पे आते हैं, या सबसे नीचे जो टेबल नज़र आ रहा है हमें उसमें देखते हैं कि जो हाई स्कोरिंग ग्रुप है इसमें भी हम हाई स्कोरिंग ग्रुप को देखेंगे। तो मिस्कीइंग और गैसिंग और एम्बिग्विटी जो है वो हम हाई स्कोरिंग ग्रुप में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो 7 स्टूडेंट्स ने उसको सिलेक्ट किया है, और ऑप्शन बी किसी ने नहीं किया, ऑप्शन सी एक ने किया है, ऑप्शन डी जो है वो भी 7 ने किया है। तो अगर हमें ये नज़र आ रहा हो कि हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसमें दो जो ऑप्शंस हैं उन पे लगभग एक जैसा जो है वो एक जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको सिलेक्ट कर रहे हों, एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ए को भी 7 ने अटैम्प्ट किया है, डी को भी 7 ने किया, हो सकता है एक को 7 कर रहे हो, दूसरे को 8 कर रहे हो, 9 कर रहे हो, तो ये भी एक ही जैसे समझे जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर दो ऑप्शंस के को एक जैसे स्टूडेंट्स जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि इस आइटम में कोई एम्बिग्विटी है। अब वो एम्बिग्विटी की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं हाई स्कोरिंग के, उनको कुछ को ऑप्शन ए नज़र आ रहा है कि ये सही होगा, और कुछ को ऑप्शन डी लग रहा है, इसलिए तकरीबन जो है वो हाफ हाफ वो उसमें डिवाइड हुए। तो उसकी वजह जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। ये एक एग्जांपल जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हीट फॉर होम यूज़। अब इसमें पूछा है कि बेस्ट सोर्स ऑफ हीट जो है वो होम यूज़ के लिए कौन सा है, और इसमें ऑप्शंस हैं गैस, ऑयल, जियोथर्मल या इलेक्ट्रिसिटी। अब ऑप्शन ए गैस है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये जो आइटम है जिसमें हमने गैस का भी ऑप्शन दिया है, ऑयल भी है, जियोथर्मल भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ये जो आइटम है इसको आंसर करते हुए ये इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको जो बेस्ट सोर्स है उसको इकोनॉमिकली जो है वो देखेंगे, और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इकोनॉमिक्स के हवाले से होगी कि कौन जो है वो कौन सा जो सोर्स है वो कितना इकोनॉमिकल है। दूसरे स्टूडेंट्स उसको अगर क्लीनलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वो एक दूसरा ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, और इसको अगर एफिशिएंसी के हवाले से जो है वो इंटरप्रेट किया जाएगा तो एक और जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ये जो आइटम है एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस क्योंकि इसकी हो सकती हैं, तो इसलिए इसके एक से ज़्यादा आंसर्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस
जो है उसके बेसिस पे ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इस आइटम में एम्बिग्विटी है। तो जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं, जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं, तो अगर हमें ऐसा कुछ नज़र आए कि जो हाई स्कोरिंग ग्रुप है उसमें दो ऑप्शंस पे तकरीबन एक जैसा ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर हमें फर्दर जाके देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई एम्बिग्विटी इस टाइप की तो नहीं है कि इसको इंटरप्रेट करते हुए इसमें इंटरप्रिटेशन का कोई प्रॉब्लम है। तो फिर हमें उसको वहाँ से उसको इम्प्रूव करना होता है। तो ये तीन टर्म्स जो हैं वो फर्दर हम देखते हैं, और इसको मैं वापस एक दफ़ा कह देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमने देखा कि मिसकीइंग हमने देखी, उसके बाद जो है वो हमने देखा कि कोई गेस वर्क इसमें तो नहीं है, और लास्टली हमने देखा कि इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। तो मेजर जो चीज़ें हैं, जो आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है, वो देखने के बाद फिर हम डिस्ट्रैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं, और वो सब करने के बाद हम फर्दर जो है वो इसमें ये भी देखते हैं कि क्या कोई मिसकीइंग तो नहीं है, या गेस वर्क तो नहीं हो रहा, या जो है इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करने के बाद हम आइटम्स को रिवाइज करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, या उनको डिस्कार्ड कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करते।